गरीब बहू की जादुई पायल। अरे ये क्या, रखे हुए बढ़ते ही जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मुझे इन्हें पहले साफ करना चाहिए। तमन्ना ऐसा कहकर कपड़े से अपनी टोकरी के अंदर रखी हुई पायलों को साफ करने लगती है। हे भगवान, कुछ तो जंग भी खाने लगी हैं। हे भगवान, हमें क्या करूं समझ नहीं आ रहा। सुबह से शाम तक तमन्ना अपनी पायल की टोकरी लेकर बाजार में बैठी रहती है और जोर जोर से आवाज लगाती रहती है। पायल ले लो, पायल पायल ले लो, रंग बिरंगी पायल, चमचमाती पायल। तभी वहां एक लड़की आती है और कहती है, अरे बहन, जरा मुझे दिखाना कैसी कैसी पायल है तुम्हारे पास। जैसी चाहो वैसी पायल है मेरे पास। ये देखो, हर तरह के डिजाइन है। तुम्हें ना पसंद आई तो मेरा नाम बदल देना। तमन्ना की दिखाई हुई पायल देखने के बाद रेशमा कहती है, इतनी पुरानी पायल लेकर घूम रही हो और कह रही हो कि ऐसे डिजाइन तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। अरे ये तो बहुत पुरानी डिजाइन हो गए हैं। कोई नए डिजाइन है तो मुझे बताओ और दिखाओ। नहीं नहीं, ये तो अभी चल रही है। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। एक बार अपने पैरों में पहनकर तो देखो, बहुत प्यारे लगेंगे तुम्हारे पैर। रेशमा उन पायलों को छोड़कर वहां से चली जाती है, जिसके बाद देखते ही देखते बेचारी तमन्ना को रात हो जाती है और वो केवल 100 रुपए ही कमा पाती है। हे भगवान, इन पैसों से क्या ही होगा। मुझे तो घर का राशन लेकर आना था। तमन्ना ऐसा सोचकर रास्ते में जा रही होती है कि तभी अचानक से जोर जोर से बारिश होने लगती है। बारिश होने के चक्कर में उसकी सारी पायल टोकरी में रखे हुए भीगने लगती हैं। एक मुसीबत कम थी क्या मेरे साथ, जो ये भी हो गई। भगवान, ये तो कैसे दिन दिखा रहा है। तमन्ना जैसे तैसे करके एक मंदिर के पास पहुंच जाती है, जहां पर वो एक दुर्गा माँ की मूर्ति देखती है। मंदिर के अंदर जाकर थोड़ी देर बारिश रुकने का इंतजार करती है। तभी वहां पर एक भीगे हुए कपड़ों में बूढ़ी औरत आती है। भगवान, हम जैसे गरीबों के बारे में एक बार भी नहीं सोचता। देखो तो सही, कितनी बारिश हो रही है। ऐसी बारिश में हम जैसे गरीब लोगों का क्या होगा। भीख मांगने निकली थी ताकि 2 वक्त की रोटी खा सकूं, लेकिन वो भी नसीब नहीं हुई आज। उस बूढ़ी औरत की आंख में आंसू होते हैं और वो तभी तमन्ना की तरफ देखती है, जिसके चलते वो उसके पास जाती है और उसे कहती है, अरे बेटिया, बहुत दुखी हूँ, भूखी भी हूँ, खाने को कुछ भी नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी मदद करो। अगर तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है तो मुझे दे दो। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर तमन्ना थोड़ी देर शांत रह जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वो अपने पल्लू से पैसे निकालती है। वो भी बारिश में भीग चुके थे। मैं तो कल भी पायल बेचकर अपने घर का गुजारा कर लूँगी। बचे हुए चावल जो रखे हैं उन्हें ही बनाकर सभी को दे दूँगी। लगता है इन पैसों पर इस बेचारी बूढ़ी औरत का ही हक होगा। ये दे देती हूँ। ऐसा सोचकर तमन्ना अपने पैसे उस बूढ़ी औरत को दे देती है। ये लीजिए माँ जी, इन पैसों को थोड़ी देर सुखा लीजिए। उसके बाद दुकान से इन पैसों से अपने लिए खाना खरीद लेना। बारिश भी बंद हो गई है, अब मैं अपने घर के लिए निकलती हूँ। ऐसा कहकर तमन्ना अपनी पायल की टोकरी अपने सर पर उठाती है और वहां से जाने लगती है कि तभी अचानक से उसके पीछे से एक रोशनी निकलती है। रोशनी देखते ही जब वो पीछे मुड़ती है तो उसके पीछे दुर्गा माँ खड़ी होती हैं। साक्षात दुर्गा माँ, माँ मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई। तुमने मेरी परीक्षा पास की है। मैं अक्सर यहाँ पर लोगों की परीक्षा लेती हूँ, लेकिन मेरी परीक्षा में बहुत ही कम लोग पास होते हैं। तुमने अपने बारे में एक बार भी ना सोचकर मेरी मदद की, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। माँ, दुर्गा माँ, लोगों की मदद करना तो सौभाग्य का काम होता है। हाँ बेटी, इसीलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। बताओ, मुझसे तुम्हें क्या चाहिए? दुर्गा माँ, मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा करती हूँ। बस आप मेरे कमाने का साधन अच्छा कर दीजिए ताकि मैं अच्छा कमाकर अपने परिवार का गुजारा कर सकूं। दुर्गा माँ तमन्ना के मुंह से ये सुनने के बाद अपने हाथों से तमन्ना की पायल की टोकरी में रोशनी प्रकट करती है। देखते ही देखते उस टोकरी की सभी पायल बहुत ज़्यादा चमकने लगती हैं और वो सभी बहुत अलग अलग डिज़ाइन की होती हैं। आज से हमेशा तुम्हारे काम में बरकत होगी और जो भी तुम्हारी पायल पहनेगा वो अति सुंदर हो जाएगा।
इतना कहने के बाद दुर्गा माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं और तमन्ना टोकरी उठाकर अपने घर पर आ जाती है। घर पर आने के बाद वो सूखे चावल उबालकर चटनी के साथ सभी को परोस देती है। माँ, मुझे तो लगा था कि आज आप रोटी सब्जी बनाओगी, लेकिन कल की तरह आपने आज भी चावल ही उबाल दिए। राजू, कोई बात नहीं, जो आगे है उसे ले लो। माँ, मैं समझ सकती हूँ, आज भी किसी ने आपकी पायल खरीदी नहीं होगी। ये सुनकर तमन्ना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चिंता मत करो बच्चों, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी उर्मिला बोल पड़ती है, इसी प्रकार लोगों को दया दिखाती रही तो पता नहीं हमारी जिंदगी में कभी कुछ ठीक हो पाएगा या नहीं। उर्मिला आधा अधूरा खाना खाकर वहां से उठ जाती है। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब माँ को बताने की? मुझ पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तमन्ना आधी अधूरी बातें अपने परिवार वालों को बताती है। वो दुर्गा माँ के बारे में अपने परिवार में से किसी भी सदस्य को कुछ नहीं बताती और अगले दिन जब सवेरा होता है वो पायल की टोकरी उठाकर बेचने के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो बाजार में पहुंचती है, पायल की रोशनी की वजह से वहां पर कई सारी लड़कियों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। आपकी टोकरी के अंदर तो बहुत ही सारी पायल हैं और बहुत चमक भी रही हैं। इनकी चमक ने तो मुझे बहुत प्रभावित किया है। क्या मैं इनमें से एक पायल पहन सकती हूँ? आरती के बोलने पर तमन्ना उनमें से एक पायल निकालकर आरती को पहना देती है। आरती जहाँ तो काली रंग की थी, वहीं वो पायल पहनते ही बहुत सुंदर और गोरी हो जाती है। अरे ये क्या, ये तो चमत्कार हो गया। ये पायल पहनते ही मेरी काया ही पलट गई। ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। माँ देखो, कितना पैसा लगाया मैंने अपने रंग को बदलने के लिए, लेकिन इस पायल के पहनते ही मैं कितनी सुंदर और गोरी हो गई हूँ। इसका मतलब ये जादुई पायल है। आरती खुशी खुशी पायल के पैसे तमन्ना को देकर वहां से चली जाती है। उसे देखकर और भी लड़कियां तमन्ना से उसकी टोकरी की पायल पहनती हैं, जिसके चलते वो भी सभी लड़कियां बहुत सुंदर हो जाती हैं। जहां तो बेचारी तमन्ना की कुछ भी कमाई नहीं हो पाती, उस दिन वो अपनी कमाई का पूरा 10 गुना ज्यादा कमा कर आती है। अरे जादुई पायल वाली, मुझे भी तुम्हारी जादुई पायल पहननी है। मुझे भी कोई प्यारी सी पायल पहनाओ ना। हाँ, क्यों नहीं, ये सारी पायल मैं आप सभी के लिए ही लेकर आई हूँ। लाओ, अपना पैर आगे करो। पायल पहनते ही सेजल का काला रंग एकदम से गोरे रंग में बदल जाता है और वो बहुत सुंदर नजर आने लगती है। अपने आप को देखकर सेजल बहुत खुश होती है, जिसके चलते उसकी आंखों से खुशी के आंसू भी निकल आते हैं। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये मैं हूँ। आपने तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत को खत्म कर दिया है। 4 साल से मेरी शादी नहीं हो रही थी क्योंकि मैं काली थी, लेकिन अब देखो मैं कितनी सुंदर हो गई हूँ। कोई भी लड़का मुझसे शादी कर लेगा। अब तो कोई लड़का तुम्हें मना ही नहीं कर सकता। जाओ, तुम अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहना। सेजल तमन्ना को पैसे देकर वहां से चली जाती है। खूब सारे पैसे कमाकर तमन्ना घर आ जाती है और उस दिन वो भर पेट खाना खाते हैं। ये देखकर घर के सभी सदस्य बहुत खुश होते हैं और उर्मिला कहती है, माफ करना बहू, मैंने तेरी बातों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन सही बात है, अच्छाई करने पर अच्छाई का फल जरूर मिलता है। अपनी सास के मुंह से ये सुनकर तमन्ना बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो अपनी जादुई पायल बेचकर अपनी सभी परेशानियों को खत्म कर लेती है और अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगती है। हे भोलेनाथ, क्या मेरी किस्मत काली स्याही से लिखी है जो मेरा नसीब बदल नहीं रहा है? आखिर कब तक मैं यूं ही कुंवारी रहूंगी? क्या मेरी खड़ी चोटी की वजह से मेरी शादी कभी नहीं हो पाएगी? भोलेनाथ, कृपा करो। इतना कहकर रोते हुए नेत्रा वहां से चली जाती है। उसकी ये बात रुबीना और पंडित जी भी सुन लेते हैं। अरे पुत्री, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी बेटी के लिए एक वर देखा है। उसके पिताजी बहुत विनम्र स्वभाव के हैं। तुम कहो तो मैं उनसे बात करता हूँ। जी जी पंडित जी, कीजिए ना। ठीक है। ऐसा बोलकर पंडित रमेश नाम के व्यक्ति से रुबीना की बेटी नेत्रा के बारे में बात करता है। उसे फोटो भी दिखाता है, सब कुछ बताता है। जिसके बाद रमेश कहता है, अरे खड़ी चोटी है तो क्या हुआ, वैसे तो लड़की सर्वगुण संपन्न है ना, हमें वही चाहिए। आप ये रिश्ता पक्का कर दीजिए। ये बात जब पंडित गरीब रुबीना को बताता है तो वो बहुत खुश हो जाती है। ये बात सुनकर नेत्रा अपनी 2 अमीर सहेली किंजल और निशा से मिलने जाती है और मिठाई खिलाकर कहती है, अरे अरे पागल, तो हमें कितनी मिठाई खिलाएगी?
पहले एक बाइट खत्म तो हो जाने दे। वही तो मैं कह रही हूँ, देख हाथ में भी है और मुंह में भी लड्डू है। रुक जा, हम खा लेते हैं, फिर बता क्या बात है। आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है, पंडित जी ने मेरे लिए एक लड़का देखा है और मेरी शादी होने वाली है। इतने दिनों से तुम तो जानती हो मुझे कोई लड़का भी पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन अब मैं भी शादी कर पाऊंगी। अरे ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, आखिर हमारी सहेली की भी शादी हो जाएगी। चलो फिर हम रेस्टोरेंट जाकर पिज्जा पार्टी करते हैं, उसके बाद तो हम तेरे साथ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। दोनों अमीर मॉडर्न सहेलियां अपनी दोस्त को रेस्टोरेंट ले जाती हैं, जहां वो टेबल पर बैठकर ऑर्डर करने वाली थी। इतने में मैनेजर आकर कहता है, एक्सक्यूज मी मैडम, यहाँ पर जोकर अलाउड नहीं है, आप प्लीज बाहर जाइए। उठिए यहाँ से, माहौल खराब हो रहा है। आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने क्या किया है? अरे तुम्हें एक बात समझ नहीं आ रही क्या? एक तो काली हो, ऊपर से गरीब जैसी, और ये खड़ी चोटी के साथ। चलो दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हें देखकर कहीं हमारी कस्टमर आना बंद ना हो जाए। माइंड योर लैंग्वेज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रेंड से ऐसे बात करने की? ये रेस्टोरेंट तुम्हारे पिताजी का तो नहीं है, यहाँ कोई भी आकर खाना खा सकता है। और ये जिस लैंग्वेज में तुमने मेरी सहेली से बात की है ना, जस्ट से सॉरी नाउ। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी उसकी बेइज्जती करने की? तभी मैनेजर हंसकर ताली बजाते हुए कहता है, देख रहे हो ना आप सब, शक्ल देखकर लगता नहीं है ये गरीब अमीरों की सहेली है। शक्ल न सूरत, बस आ जाते हैं मुंह उठाकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट में। पैसे भी अमीर सहेली खर्च करेगी। अरे जरा इस पागल की खड़ी चोटी तो देखो, हैं? कहीं से देखकर लोग हमारे रेस्टोरेंट को खड़ी चोटी वाला रेस्टोरेंट न कहने लगे। ये सुनकर नेत्रा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी निशा पानी का गिलास मैनेजर के मुंह पर मारती है। तुमने अपनी औकात से ज्यादा कह दिया है। अभी तुम्हारे ऑनर से कहकर तुम्हें यहाँ से निकलवाती हूँ। इसने हमारी दोस्त का दिल दुखाया है। इसकी नौकरी यहाँ से तो जानी ही चाहिए, साथ ही कहीं भी नहीं लगनी चाहिए जब इसे कस्टमर की रिस्पेक्ट नहीं करनी आती हो तो। इतना कहकर दोनों सहेली वहाँ से चली जाती हैं। दरअसल तीनों सहेलियों में बहुत गहरी दोस्ती थी, इसके बावजूद भी कि वो अमीर गरीब हैं। उसकी खड़ी चोटी और बदसूरती के बाद भी किंजल ने उसे अपनाया था। वो जाकर अपनी सहेली को चुप करवाते हैं। नेत्रा, तू टेंशन मत ले, हमने उस मैनेजर की जमकर टांग खिंचाई की है। इतना ही नहीं, उसकी पोस्ट से भी उसे निकालवा दिया है हमने। मैं सच में बहुत गरीब और दिखने में बहुत गंदी हूँ ना। मेरी चोटी की वजह से तुम्हारी भी बेइज्जती हो रहती है, फिर भी तुम मेरी दोस्त हो। हाँ तो क्या हुआ, तेरी दोस्त नहीं हो सकती क्या हम? टेंशन मत ले, कहीं और पार्टी करने चलेंगे हम। चल तुझे घर छोड़ देते हैं। फिर कार में बैठकर किंजल उसके घर छोड़ देती है उसे। कुछ ही दिनों में उसकी शादी सुदेश से हो जाती है। गृह प्रवेश के बाद जब सुदेश अपनी पत्नी का घूंघट उठाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ये क्या है? माँ, पिताजी, भैया, भाभी, जल्दी इधर आइए, मेरे साथ धोखा हुआ है। तुम इतनी काली और बदसूरत दिखती हो, उस पर से ये तुम्हारी टेढ़ी मेढ़ी सांप जैसी चोटी। नहीं, तुम मेरी पत्नी नहीं हो सकती। ओए, अगर तूने बहू को कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत सोच समझकर मैंने तेरी उससे शादी करवाई है। आय हाय, छी छी छी, ये कैसी बदसूरत बहू तुमने मेरे बेटे के गले बांधी। बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने। इसकी चोटी तो हवा में ऐसे है जैसे हाथी का सूंड होता है। पिताजी, इट्स नॉट फेयर। मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए थी, गवार कहीं की। मेरी बात तुम्हें पल्ले नहीं पड़ी क्या? यही तुम्हारी पत्नी है और इसे तुम्हें पत्नी का दर्जा देना होगा, वरना डंडे बजा दूंगा। पिता के खौफ से सुदेश की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन आए दिन रमेश को छोड़कर घर के सभी लोग परेशान उसे किया करते थे। उसे बुरा भला बोलते थे, उसकी खड़ी चोटी का मजाक भी उड़ाते थे। एक दिन नेत्रा पोंछा लगा रही थी कि उसकी झूलती हुई चोटी देखकर मयूरी और सुनीता कहती हैं, देखो तो इस कल्लो की चोटी हवा में कैसे इधर उधर फुदक रही है। देवर जी की जिंदगी बर्बाद और हमारा एंटरटेनमेंट हो रहा है इस खड़ी चोटी वाली बहू को घर मिलाकर। नास्पीटी कलुई। मयूरी बहू, तेरे ससुर जी के सामने मेरी एक नहीं चलती, वरना अब तक गवार बहू को घर से बेघर कर देती। माँ जी, खाने में क्या बनाऊं? कितनी बार बोलूं, मेरे सामने अपनी मनूस शक्ल मत लाया कर। जा, बढ़िया सा छोले पूरी ढोकला बना, और हाँ, गंदे कपड़े हैं 1 हफ्ते के, धो दियो जाकर। जी माँ जी। ये सुनकर नेत्रा काम करने चली जाती है। वहीं दोनों सहेली अपनी सहेली की ससुराल उससे मिलने के लिए आती हैं कि ये सब होता हुआ देख लेती हैं। हे भगवान, इन्होंने हमारी नेत्रा की कैसी हालत कर दी है।
और कैसे बदतमीजी से पेश आ रही हैं उसके साथ। किंजल, अब हमें उसका ऐसा रूप बदलना होगा कि ये सब लोग मजबूर हो जाएं उससे माफी मांगने के लिए, उसे अपनी बहू बनाने के लिए। फिर दोनों सहेली अंदर जाकर जेठानी और सास से मिलकर नमस्ते करती हैं। अच्छा, तो तुम दोनों उस नेत्रा की सहेलियां हो। बड़े छोटे छोटे कपड़े पहने हैं। हमारे छोटे कपड़े भी आपकी छोटी सोच से बड़े हैं। मेरा मतलब ये हमारे लिए नॉर्मल है। आपको जरा उसे बुला देंगी? हाँ बिल्कुल। ओ नेत्रा, जरा बाहर आओ, तुम्हारी सहेलियां तुमसे मिलने आई हैं। ये सुनकर नेत्रा आते ही अपनी सहेलियों के गले लग जाती है और रोने लगती है। फिर तीनों एक कमरे में बैठकर बातें करने लगती हैं, जहाँ उसका हाल पूछा जाता है। तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, खुश हूँ यहाँ पर। वो तो हमने आते ही अपनी आंखों से देख लिया है। तेरा पति भी तेरे साथ ऐसे ही व्यवहार करता है ना? हाँ, क्या करूँ, मैं हूँ ही ऐसी। चल, हम दोनों के साथ पार्लर चल, इन ससुराल वालों को हम ठिकाने लगाएंगे। ये कहते ही निशा और किंजल नेत्रा को ब्यूटी पार्लर ले जाते हैं, जहाँ उसके सर से लेकर पैर तक का मेकओवर और उसकी खड़ी चोटी के लिए फैशन हेयर स्पा करवाते हैं, जिसके बाद उसके बाल सिल्क एंड स्ट्रेट हो जाते हैं और सुंदर सी ड्रेस पहनने के बाद वो बेहद खूबसूरत लगती है। अब तो खुद को आईने में देखकर बता कि ये नेत्रा है या कोई और। ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मैं ही हूँ। गोरी भी हो गई और मेरे बाल भी अच्छे हो गए। तभी दोनों सहेलियां नेत्रा के साथ उसके ससुराल पहुंचती हैं तो सुदेश कहता है, ओह वाओ, ये 3 ब्यूटीफुल सी लड़की कौन है? हाँ हाँ, कौन है बताओ, तुम दोनों कौन हो? प्यारे जीजू, हम दोनों आपकी साली हैं और ये सुंदर सी आपकी घरवाली है नेत्रा। व्हाट, ये नेत्रा कैसे हो सकती है? अरे इस बदसूरत सी खड़ी चोटी कहीं रास्ते में गिर गई क्या? इतनी सुंदर कैसे हो गई ये? अरे अरे जेठानी जी, अपना मुंह बंद कर लीजिए, कहीं मुंह में मक्खी ना घुस जाए। जीजू, और आप दोनों भी बता दीजिए कि आपको नेत्रा पसंद है या नहीं, या हम डिवोर्स की बात आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम दोनों ने ये तो देख ही लिया कि आप सब कैसा व्यवहार करते हैं हमारी सहेली के साथ। अरे नहीं नहीं, डिवोर्स की क्या बात है। मुझे माफ कर दो नेत्रा, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया तुम्हारी अंदर की खूबसूरती नहीं पहचान कर किया। मैंने बहुत कुछ कहा तुम्हें, लेकिन मुझे अब अपनी गलती का पछतावा हो गया है। हाँ बहू, तू हम दोनों को भी माफ कर दे, पर इस घर से कहीं मत जा। सास की बात सुनकर नेत्रा उसे अपने गले लगाकर माफ कर देती है। वहीं दोनों सहेलियां अपनी सहेली का ससुराल बसाकर खुश हो जाती हैं।